आफ्टरनून एवरीवन। सो आई एम डॉक्टर मंजू फ्रॉम एसबीएल एंड मैं आप सभी का जो हमारी वेबिनार की सीरीज चलती है उनमें स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन होम्योपैथी। मीन्स जो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं हम उनको किस किस तरीके से ले सकते हैं और क्या उसका प्रोसेस रहता है, किस कंडीशन में हम करते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनप्रीत कौर एंड शी इज हैविंग अ स्पेशलाइजेशन इन दिस। आज हम अपनी इस वेबिनार के थ्रू जानेंगे कि जो हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं हम उनको किन डिफरेंट रूट्स के थ्रू देते हैं, यानी कि स्किन के थ्रू दे सकते हैं और ऑल्फिक्शन यानी कि ओरली भी दे सकते हैं। और हमें किस तरह की डोसेज होगी, मीन्स कितनी मिनिमम डोज होगी या फिर कितनी हम एक इंडिविजुअल पर्सन पर्सन को डोसेस दे सकते हैं, ओल्ड को कितनी देनी होती है, बच्चों को कितनी देनी होती है। एंड आई एम श्योर ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो होम्योपैथ है यानी कि वो डॉक्टर्स हैं या फिर जो हमारे नॉर्मल लोग इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वेबिनार है, क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम होम्योपैथी की मेडिसिन को एक्चुअल में ले कैसे सकते हैं। क्योंकि हम सभी को ये पता होता है कि जो व्हाइट पिल्स होती है हम सिर्फ उसके थ्रू होम्योपैथी मेडिसिन को लेते हैं। इसके लिए जो हमारे साथ है डॉक्टर मनप्रीत कौर, शी इज a renowned homeopath and she is having a 14 years of experience and she is BHMS MD DNHE fellowship in a palliative care, director and homeopathic physician and consultant at Dr. Manpreet's Homeo Clinic, Rajouri Garden, Delhi and Shamnagar, Delhi, vice president of Delhi State Chapter of National Association of Palliative Care for Ayush and Integrative Medicine. And she is Associate Editor with the Journal Homeopathic Heritage, member of the editorial board of e-journal of NAPCAIM. And also she published various articles in different journals. So Dr. Manpreet, welcome to you on our webinar series. So now it's over to you. You can start your presentation. थैंक यू डॉक्टर मंजू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। नमस्कार सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन होम्योपैथी, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम होम्योपैथी में किस किस तरह से दवाओं को लेते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, शायद एक दो ही हैं जो सभी जानते हैं और बाकियों के बारे में आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, होम्योपैथी एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो डिस्कवर किया था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन ने 1796 में। और वो एक बहुत बड़े फिजिशियन थे जिन्होंने हमारी होम्योपैथी को डिस्कवर किया था। होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल होता है, सबसे पहले हम उसे जानते हैं कि हम दवाएं किस बेसिस पर देते हैं, किस प्रिंसिपल पर देते हैं। तो वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करके कहते हैं लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। जिसका मतलब ये है कि जो हम दवा सिलेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज के लिए, वो एक ऐसी दवा होती है जो अगर किसी हेल्दी पर्सन को दी जाए तो कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। तो अगर यही सिम्टम्स जो एक दवा को हम देते हैं वो हेल्दी इंडिविजुअल में, हेल्दी पर्सन में कुछ सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर यही सिम्टम्स किसी मरीज में, किसी सिक इंडिविजुअल में हमको मिले और अगर हम इस दवा को किसी सिक इंडिविजुअल में दें तो ये बीमारी को ठीक करती है, उन्हीं लक्षणों को ये ठीक करती है। जो लक्षण हेल्दी में प्रोड्यूस करती है हमारी दवा, वही लक्षण अगर किसी बीमार इंसान में, सिक इंडिविजुअल में हमें मिलते हैं तो ये दवा देने पर वो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, पर्सन की बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। रेमेडी सिलेक्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज is the one which is capable of producing similar symptoms in a healthy person। हम होम्योपैथी में जब दवाएं देते हैं तो इसके पीछे इस लॉ ऑफ सिमिलिया के अलावा दो और भी लॉज होते हैं, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स और लॉ ऑफ मिनिमम। जैसे सिमिलिया तो मैंने आपको बताया, जो वही है लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स कहता है कि होम्योपैथी में हम एक समय पर एक ही दवा देते हैं। सिंगल सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड एट अ टाइम। एक समय पर हम एक ही दवा देते हैं और ये एक ऐसी दवा होती है जो सारे सिम्टम्स को, आपकी बॉडी के सारे लक्षणों को कवर करके हम देते हैं, होलिस्टिक वे में हम देते हैं और
ये दवा सबसे जल्दी और बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट देती है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। तीसरा लॉ जो हमारी होम्योपैथी में है, जिसके बेसिस पर हम दवाई देते हैं, वो है लॉ ऑफ मिनिमम। इसका मतलब ये होता है कि हम हमेशा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में दवाई को देते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ मेडिसिन देते हैं, जो कि इनफ होती है एक्ट करने के लिए और असर करने के लिए और बीमारी को ठीक करने के लिए। और मिनिमम डोज का एक फायदा ये भी होता है कि इससे कोई बैड इफेक्ट्स नहीं आते, कोई एग्रेवेशंस नहीं आती और कोई डैमेज नहीं आता, और इससे कोई भी ड्रग के इफेक्ट्स या ड्रग की कोई एडिक्शन या कोई भी ऐसा बैड इफेक्ट प्रिवेंट हो सकता है, क्योंकि हम दवा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में देते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। सो ये 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और लॉ ऑफ मिनिमम, जिसके बेसिस पर हम होम्योपैथिक दवाओं को देते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम होलिस्टिक वे में ट्रीट करते हैं। हम माइंड, बॉडी और स्पिरिट, हम इन तीनों को लेकर के अपनी दवा सिलेक्ट करते हैं। स्पिरिट को हम वाइटल फोर्स के नाम से जानते हैं होम्योपैथी में। तो माइंड, बॉडी और स्पिरिट एक होलिस्टिक वे में, हम सिर्फ किसी डिजीज के, किसी शरीर के किसी पार्ट को या किसी बीमारी को उसके नाम से ट्रीट नहीं करते हैं। हम एक पर्सन को एज अ होल ट्रीटमेंट देते हैं। हम एक पर्सन जो बीमार है, सिक इंडिविजुअल को हम ट्रीट करते हैं, ना कि हम किसी बीमारी को ट्रीट करते हैं। मेरा मतलब ये है कहने का कि हम किसी बीमारी के नाम से उसकी कोई स्पेसिफिक दवा इस तरह से दे करके नहीं देते हैं। हम पेशेंट के सिम्टम्स लेते हैं। हम एज अ होल माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों पैरामीटर्स पे देखते हुए एज अ होल हर पेशेंट को देखते हैं, सारे सिम्टम्स लेते हैं और फिर एक ऐसी सिंगल दवा सिलेक्ट करते हैं जो माइंड, बॉडी और हेड टू टो सब चीज़ों को कवर करके हम जब देते हैं तो पेशेंट एज अ होल ट्रीट करते हैं और ठीक होता है पेशेंट। सो होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीज बाय असिस्टिंग बॉडीज नेचुरल एबिलिटी। जो हमारी बॉडी की एक पावर होती है, जो उसकी वाइटैलिटी होती है, जो उसका एक एनर्जी होती है, हम उसकी हीलिंग, अपनी ही बॉडी की हीलिंग पावर को असिस्ट करते हैं। हमारी मेडिसिन हीलिंग वाइटल फोर्स, जो हमारा एनर्जी है, जो हमारी स्पिरिट है, हम दवाएं वैसी देते हैं कि वाइटल फोर्स, जैसे कोई भी अगर बीमारी होती है तो हमारी बॉडी उसको खुद से भी ठीक करती है, हील अप करती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसी प्रोसेस को असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, वाइटल फोर्स को हेल्प करती हैं, ताकि वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग होकर के बीमारी को खुद ब खुद शरीर से बाहर फेंके और एज अ होल होलिस्टिकली पर्सन ठीक हो सके। हम किसी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स को किल करने के हिसाब से दवा नहीं देते हैं। हम पेशेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी वाइटैलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वाइटल फोर्स को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बने और बीमारी को खुद ब खुद फाइट करके और हील अप करे बॉडी। सो होलिस्टिक वे में और इंडिविजुअलिस्टिक वे में हम ट्रीट करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब ये होता है कि हर इंडिविजुअल एक सा नहीं होता। अगर कोई पर्सन किसी भी बीमारी से सफर कर रहा है, मान लीजिए खांसी जुकाम भी है अगर, तो 6-7 लोग अगर आपके पास आए हैं, सभी को खांसी जुकाम है, तो सभी के सिम्टम्स अलग होंगे, सभी के लक्षण अलग होंगे। तो इन सभी को हम अलग अलग दवाएं देते हैं। ऐसा होता है कि 7 मरीजों के सिम्टम अलग होंगे एक दूसरे से, तो हो सकता है ऐसा कि 7 अलग अलग दवाइयां जाएं इन 7 अलग अलग लोगों को। इसको कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक वे में ट्रीट करना। हर इंडिविजुअल को उसके हिसाब से, उसके सिम्टम्स पे ट्रीट करना, ना कि सिर्फ कोई फिक्स खांसी जुकाम की दवाई सभी को दे देना। ऐसा नहीं है। हर पर्सन के सिम्टम्स के बेसिस पर हम उसकी स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडी निकालते हैं और वो देते हैं इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर, इंडिविजुअलिस्टिक वे में, होलिस्टिक वे में। वी डू नॉट ट्रीट इन द नेम ऑफ डिजीज, रेदर वी ट्रीट द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। हम पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करते हैं, ना कि किसी बीमारी को उसके नाम से ट्रीट करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कुछ हमारे मेथड्स हैं, किस तरह से हम होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक दवाएं नेचुरल वे में एनिमल, प्लांट और मिनरल किंगडम के सोर्सेस से प्रिपेयर होती है। मतलब नेचुरल वे में जो डिफरेंट कई सारे प्लांट्स हैं, एनिमल सोर्सेज हैं और कई सारे केमिकल, जिसको हम मिनरल किंगडम के सोर्सेज कहते हैं,
उनसे हमारी दवाएं बनती हैं। और इस प्रोसेस को जिससे बनाई जाती हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन में हम सीरियल डाइल्यूशंस करते हैं, मतलब लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए ये यूज होता है। पोटेंटाइजेशन दो तरीके से होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए भी और लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए भी। तो हम जब शेक करते हैं, पोटेंटाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ सीरियल डाइल्यूशंस एंड सकशंस, जिसको हम विगरस शेकिंग कहते हैं, जैसा आप इन पिक्चर्स में भी देख रहे हो। सकशन की मैंने फोटो लगा रखी है स्लाइड पर, और ट्राइचुरेशन एक दूसरा मेथड है। जब लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए हम सकशन मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम सीरियल डाइल्यूशंस करते हैं और स्ट्रोक्स देते हैं, जिसको हम शेकिंग भी कह सकते हैं, विगरस शेकिंग, जिसकी वजह से सब्सटेंस के अंदर का जो क्यूरेटिव पावर है वो मैक्सिमम हो जाता है, वो अराइज हो जाता है। मतलब जो सब्सटेंस है वो पोटेंटाइज हो जाता है, वो पावरफुल हो जाता है हील करने के लिए। और जो दूसरा मेथड आप देख रहे हो ट्राइचुरेशन, उसमें हम सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। इसको हम मोर्टार और पेसल में दवाओं को बनाते हैं। ट्राइचुरेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको कैरी आउट किया जाता है और फिर हमारी दवाएं, सॉलिड सब्सटेंसेस से आने वाली हमारी दवाएं पोटेंटाइज होती हैं, यानी कि उनके सब्सटेंसेस का इनहेरेंट पावर अराइज हो जाता है और फिर वो जब हम सिक इंडिविजुअल को देते हैं तो वो हील करने के लिए यूजफुल रहती हैं। जितना ज्यादा हम ट्राइचुरेशन करेंगे, जितना ज्यादा हम सकशन करेंगे, उतनी ही ज्यादा दवाई की पावर, जिसको हम पोटेंसी कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। और जितनी ज्यादा पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है उतना ही जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो सब्सटेंस है, वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब मटेरियल क्वांटिटी बहुत कम रहेगी और पावर बहुत ज्यादा रहेगी। इस तरह से ये प्रोसेस होता है पोटेंटाइजेशन का, जिसके अंदर हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एक्टिव इंग्रेडिएंट देखते हैं, लेकिन दवाई की जो पावर है वो पोटेंटाइजेशन से काफी अच्छी हो जाती है, जिससे हीलिंग हो सकती है। और इसी प्रोसेस से जो मेडिसिन का पोटेंशियल होता है हील करने का, बीमारी से लड़ने का, वो बढ़ जाता है और टॉक्सिसिटी भी कम होती है, क्योंकि हम इंग्रेडिएंट बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन पोटेंसी हम पेशेंट के हिसाब से डिफरेंट पोटेंसीज, आपने देखा होगा मेडिसिन की बॉटल्स पे लिखी रहती हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, हम किस तरह से देते हैं। आपने कॉमनली देखा होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन छोटी छोटी गोलियों में दी जाती हैं, जिसको हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं, जो कि मीठे सब्सटेंस लैक्टोज शुगर पिल्स होती हैं, शुगर सब्सटेंस से बनती हैं और लिक्विड में भी दी जाती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, लिक्विड में, ग्लोब्यूल्स में। फिर कुछ टॉपिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, उस तरह की चीजें टॉपिकल प्रोडक्ट्स में भी होम्योपैथिक दवाएं मिलती हैं, पाउडर फॉर्म में भी मिलती हैं और टैबलेट फॉर्म में भी मिलती हैं। फिर कुछ सिरप्स भी आते हैं होम्योपैथी में, आई ड्रॉप्स भी आती हैं, मेडिकेटेड पाउडर्स भी आते हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं। और जो लिक्विड मेडिसिन होती हैं उनका जो बेस है, उनका जो व्हीकल है, वो जनरली अल्कोहल यूज किया जाता है, विच एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एज अ व्हीकल फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। इस साइंस को, इस स्टडी को, जिसमें हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं फार्माकोनॉमी। और होम्योपैथी एक बहुत ही स्पेशलाइज सिस्टम है और उसकी अपनी एक ओरिजिनलिटी है अपनी मेडिकल फील्ड में, और उसका जो हमारी जो दवाएं देने का तरीका है वो भी स्पेशल है। रूट एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बियर अ स्पेशलिटी इन द मेडिकल फील्ड इन होम्योपैथी। अब जो सबसे कॉमन रूट आपने देखा होगा दैट इज ओरल रूट, मतलब हम दवाएं खाने में देते हैं, खाने के लिए। So yes, this is the most common route of administration, usual mode of administration, that is oral route. लेकिन खाने के अलावा दवाएं और भी तरीकों से दी जा सकती हैं, जैसे कि ऑल्फेक्शन, जिसमें हम सूंघने के लिए दवाई देते हैं। हम नाक से भी सूंघ सकते हैं, या मान लीजिए अगर नाक बंद है या नाक में कोई और पॉलिप्स हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हम मुंह से भी सांस भर करके दवाओं को देते हैं। इसको कहते हैं ऑल्फेक्शन मेथड। फिर तीसरा तरीका होता है स्किन पर अप्लाई करके देना, एप्लीकेशन टू द स्किन। और चौथा बड़ा स्पेशलाइज तरीका है जो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है, होम्योपैथी में आप देखते हो, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू द मिल्क ऑफ वेट नर्स और मदर, या फिर हम आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स में भी देते हैं। अब आप देखो, हम इन्हीं को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इन्हीं रूट्स को। ओरल रूट विच इज ईटिंग और इंजेक्शन थ्रू द माउथ,
ऑल्फेक्शन दैट इज इनहेलेशन थ्रू नोज और माउथ, फिर स्किन पर देने के लिए रबिंग करते हैं। दीज आर द एपिडर्मिक एंड एन एपिडर्मिक मेथड। देन एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू द मिल्क ऑफ मदर और वेट नर्स एंड आई और ईयर। इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। सो ओरल रूट में मेडिसिन सबसे ज़्यादा कॉमनली दी जाती है। स्लाइड पर मैंने सब फोटोज भी लगाई हैं किस तरह से देते हैं। और ओरल रूट बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी दवाएं इससे असर करती हैं। इससे कोई एब्जॉर्प्शन, मेडिसिन पोटेंटाइज्ड होती हैं हमारी दवाएं, तो इनमें कोई डाइजेशन की नहीं रोल होता, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा नर्व्स के थ्रू एक्ट करती हैं। हम जब दवा जीभ पर देते हैं, टंग पर देते हैं, तो वो डायरेक्टली माउथ में एब्जॉर्ब होती है। जो माउथ में नर्व्स होती हैं उसी के थ्रू पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी मेडिसिन एब्जॉर्ब होती हैं, और कोई डाइजेशन जैसा इसमें नहीं होता है। कोई फिजियोलॉजिकल वे में मेडिसिन नहीं जाती है बॉडी में, न्यूरोलॉजिकल वे में जाती है। और अगर आप इसका असर और भी ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं तो इस दवा को आप पानी में डाल के लीजिए। जितना ज़्यादा आप लिक्विड व्हीकल या वाटर, सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा आप पानी में डालकर लेंगे उतना ही ज़्यादा एरिया वो वाटर टच करता है जिसमें मेडिसिन है। टंग से लेकर के पूरा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक और सब जगह पर वो जाकर के टच करता है। तो जितनी ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी में हम दवा देते हैं उतनी ही ज़्यादा मेडिसिन की पावर अच्छी हो जाती है। प्रेफरेबली हमेशा हमें पानी में डालकर दवा खाना चाहिए, जो ज़्यादा अच्छा असर करती है। हम जनरली क्या करते हैं कि छोटा सा ग्लोब्यूल होता है, उसको हम डिज़ोल्व करते हैं पानी में, जो गोलियां होती हैं, और फिर हम उसको मिक्स करके और फिर हम उसको खाने के लिए देते हैं। ये वाली बातें डॉक्टर हैनेमन ने अपनी किताब ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में लिखी है। पैराग्राफ नंबर, जिसको हम अफोरिज्म नंबर कहते हैं, 272 में 6th एडिशन में इस किताब की, वो यही बात लिखते हैं कि जब हम पानी में डालकर दवा को देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा असर करती है और कई दिनों तक उसका असर बना रहता है। ओरल रूट में हम ये आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि कभी ग्लोब्यूल्स को टच मत करिए, सीधा ढक्कन में डाल करके दवा को खाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे कंटेमिनेशन नहीं होता। और हम ये भी करते हैं कि हम दवाओं को थोड़ा सा, जैसे हम लिक्विड डालते हैं गोलियों में, तो उसको हम थोड़ा शेक कर लेते हैं, और ताकि मेडिसिन या तो गोलियों के ऊपर एब्जॉर्ब होती है या फिर उनके अंदर भी एब्जॉर्ब होती है। आप कई दिनों में देखेंगे कि जब हम दवाएं देते हैं तो पेशेंट्स आकर हमें बताते हैं कि दवा, हमें ऐसा लग रहा था कि उसमें दवा थी ही नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि दवाएं ग्लोब्यूल्स में एब्जॉर्ब हो गई होती है, ठीक है। और फिर हम इन गोलियों को मेडिसिन के ढक्कन के अंदर डालकर और फिर डायरेक्टली उसको आप अपने माउथ पर प्लेस करिए, डायरेक्ट खाइए, गोलियों को उंगलियों से, हाथों से टच मत कीजिए, क्योंकि दवा जो होती है वो ग्लोब्यूल्स के ऊपर लगी होती है, और अगर आप उसको टच करेंगे अपने हाथ से तो वो आपके हाथ पर लग जाएगी और बॉडी में नहीं जाएगी प्रॉपरली, जितना हम डोज देना चाहते हैं वो नहीं जाएगी। प्लस कभी कभी हमारी हाथों पर थोड़ा ऑयल होता है या कोई स्वेट होता है, तो वो प्रॉपरली खराब कर देगी गोली को, और वो एब्जॉर्ब होने में उसको दिक्कत होगी जब आप उसको खाएंगे, या उसका असर कम होगा। और हम ये भी कहते हैं कि आप हमेशा साफ मुंह, जैसे हम अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक हम दवाएं ज़्यादा प्रेफर करते हैं देना, कि क्लीन माउथ में दवाएं लें, अवे फ्रॉम एनी स्ट्रॉन्ग ओडर्स। मान लीजिए आपने कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें होती हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, क्योंकि दवाएं कभी कभी एंटीडोट भी हो जाती हैं। और एम्प्टी स्टमक लीजिए, पानी में डालकर लीजिए, सबसे अच्छा आप होम्योपैथी की दवाओं का असर देखेंगे। हम कभी कभी सब लिंगुअल वे में भी देते हैं, यानी जीभ के नीचे रखकर भी हम दवा को खाने के लिए देते हैं। वो भी हम कभी कभी पानी में डालकर भी वैसा करके भी दे सकते हैं। और हम दवाओं को गार्गल्स के फॉर्म में भी देते हैं लोकल एक्शन के लिए। देन मेडिसिन को हम टंग के नीचे, जीभ के नीचे रखकर दे सकते हैं, बच्चों में, बड़ों में, या फिर गाल के अंदर, चीक के अंदर भी रख करके हम दे सकते हैं, जहां पर वो डिजोल्व हो जाएगा, शुगर ग्लोब्यूल्स हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और उसका असर होता रहेगा। मेडिसिन हम दो तरीकों में देते हैं, लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। जब हम खाने में दवा दे रहे हैं तो या तो हम सॉलिड में देते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी गोलियों में देते हैं, या फिर हम लिक्विड में देते हैं, मान लीजिए पानी में डालकर देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा असर करेगी, जैसा मैंने अभी बताया।
तो हम जब खाने में दवा दे रहे हैं तो हम सॉलिड और लिक्विड दो फॉर्म्स में दवा को दे सकते हैं। दूसरा मेथड है ऑल्फेक्शन। इसके बारे में डॉक्टर हैनिमन ने 284 नंबर पैराग्राफ 6 एडिशन में ऑर्गेनॉन में बताया है, जो वो ये बताते हैं कि ऑल्फेक्शन भी एक अच्छा तरीका है दवाओं को देने का। ऑल्फेक्शन मतलब सूंघने में देना, नाक से सूंघने को दवा देते हैं। डोजेस सेम रहती हैं, जैसा हम खाने में देते हैं वैसा ही हम सूंघने में भी देते हैं। ऑल्फेक्शन मीन्स द एक्ट ऑफ स्मेलिंग। It is a method in which the patient takes the medicine through the nose and mouth by the act of smelling. Smell करना है बस दवा को। मास्टर हैनेमन ने अपना ये तरीका बताया था अपनी लेटर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में, और उन्होंने बहुत अच्छा इस तरीके को माना और ऑर्गेनॉन में भी लिखा। फुटनोट है एक पैराग्राफ 288 का ऑर्गेनॉन में, वहां पर उन्होंने लिखा है होम्योपैथिक रेमेडीज एक्ट मोस्ट श्योरली एंड मोस्ट पावरफुली when the medicinal aura that is emanating from the medicine is inhaled for a short time. तो जब हम सूंघने में दवा लेते हैं तो दवाएं उतनी ही पावरफुली और उतनी ही श्योरली एक्ट करती हैं जितनी कि हम दवा खाने में देते हैं। तो ऐसा ना समझें कि ऑल्फेक्शन में सिर्फ सूंघ रहे हैं तो दवा कम असर करेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि दवाएं हमारी पोटेंटाइज्ड हैं, उनके अंदर पूरी एनर्जी है। तो जब आप ऑल्फेक्शन में लेते हैं, जब आप सूंघने में लेते हैं, तो जो उसकी वेपर्स होती है मेडिसिन की, वो आपके नोज में जाकर के टच करती हैं और उस वहां पर जो नर्व्स होती है आपकी नोज में, उसके थ्रू वो पूरी बॉडी में उतना एक्शन देती हैं। तो ऑल्फैक्टरी मेथड, ऑल्फेक्शन का मेथड भी ओरल रूट से कहीं कम नहीं है। इसमें हम ग्लोब्यूल्स का एक सिंगल ग्लोब्यूल्स जिसको हम मेडिसिनल फ्लूइड में डालते हैं और एक छोटी शीशी में रख के देते हैं, स्मॉल फाइल इसको हम कहते हैं, और फिर पेशेंट को बोलते हैं, और फिर उस फाइल को हम अल्कोहल से फिल करते हैं जो मेडिसिन का बेस होता है हमारी दवाओं में। और फिर जब पेशेंट उसको अपनी नोज के पास में रखता है तो पहले राइट नोस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से, फिर राइट नोस्ट्रिल से लंबी सांस लेता है। 3 सांसों में एक डोज हम मानते हैं। फिर शाम को हम जैसे मान लीजिए रिपीट करना चाहते हैं तो सुबह शाम 2 बारी, अगर पेशेंट ने शाम को फिर से लेनी है दवा तो सुबह राइट लेफ्ट राइट था तो शाम को लेफ्ट राइट लेफ्ट, ताकि वो इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो इस तरह से हम दवाओं को सूंघने में देते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट की डिजीज क्या है, कंडीशन क्या है, तो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस में ही इस दवा को ऑल्फेक्शन में ले। और अगर हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज देनी है तो हम उसके हिसाब से रेपिटेशन पेशेंट को बताते हैं, दिन में 2 बार सूंघना है, 3 बार सूंघना है, या किसी किसी में 1 ही बार सूंघना है, तो उस हिसाब से हम गाइड करते हैं सभी को। अगर मान लीजिए नाक आपका बंद है, आपको जुकाम लगा हुआ है, आपके नाक में पॉलिप हो गया है और आप नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर्ली, तो हम माउथ में बॉटल को होल्ड कराते हैं और फिर मुंह से सांस ले करके दवा को इनहेल करने को कहते हैं। या फिर मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो तो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो हम उसके छोटे बच्चों के केस में हम उस फाइल को, उस बॉटल को उसके नाक के नॉस्ट्रिल के पास में रख देते हैं। जब वो मान लीजिए सो रहा है तो वो अपने आप जब सांस लेगा तो दवा का असर जाएगा। मेडिसिनल ऑरा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व्स इन द वॉल्स ऑफ द नोज और and then it produces the effect on the vital force. It is mild but yet powerful. ये आपको माइल्ड लगेगा लेकिन उतना ही इफेक्टिव होता है जितना हम खाने में दवा देते हैं उसका असर हो। फिर इंटरवल ऑफ ऑल्फेक्शन इज ऑल्सो सेम एज द इंटरवल फॉर ओरल रूट। ये मैंने मेथड बताया हुआ है किस तरह से हम देते हैं, बनाते हैं दवाओं को, जो मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी दवा की पिल रखते हैं 1 ग्राम फाइल में, फिर उसके अंदर थोड़ा वाटर डालते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद इसको हम अल्कोहल से थोड़ा फिल कर देते हैं, थोड़ा ऊपर 2/3 फिल करते हैं, 1/3 गैप रखते हैं ताकि हम उसको स्ट्रोक्स दे सकें, उसको हम सकशंस दे सकें। और डिपेंडिंग ऑन द केस 5, 6, 7 टाइम जितनी सकशंस देनी है उतनी देते हैं और फिर पेशेंट को दवा को सूंघने को बोलते हैं। इस तरह से ये पिक्चर्स में आप देख रहे हो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उनको हम बॉटल में बनाकर देते हैं और फिर हाथों से स्ट्रोक दे करके सूंघने के लिए देते हैं। ये मेथड बहुत सेंसिटिव लोगों में यूज होता है, जैसे मान लीजिए बहुत पेन्स हैं, दर्दों में, तो हम जितना फ्रीक्वेंटली चाहते हैं उसको रिपीट कर सकते हैं। दवा सूंघने में दे रहे हैं, क्वांटिटी हमेशा कम ही होती है, मिनिमम डोज होती है होम्योपैथी में, तो कोई एग्रेवेशन नहीं आता, कोई बैड इफेक्ट नहीं आता।
दूसरी कंडीशन होती है इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स। ये एक खास तरह के लोग होते हैं जो जिनकी एक खास तरह की सेंसिटिविटी होती है कुछ तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ, कुछ तरह की चीज़ों की तरफ। इनको इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स कहते हैं। एक तरह के बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं ये। ऐसे केसेस में हम ऑल्फेक्शन का मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा जो केसेस जहां पर आप माउथ से दवा नहीं दे सकते, मान लीजिए लॉक जॉ हो गया, माउथ बंद है, या फिर एपिलेप्सी का अटैक आ गया, हिस्टीरिया का, उस केसेस में हम माउथ से दवा नहीं दे सकते, तो हम ऑल्फेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है स्किन पर लगाना दवाओं को, एप्लीकेशन टू द स्किन। इसमें हम जो तरीका यूज करते हैं, होम्योपैथी में जनरली एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए, कम देनी चाहिए आई शुड से, क्योंकि हम स्किन को कभी स्किन नहीं मानते हैं। हम स्किन पर आई डिजीज को ये मानते हैं कि स्किन पर भी डिजीज तभी आती है जब बॉडी कहीं ना कहीं अंदर से पहले बीमार होती है। तो अगर आप किसी भी स्किन के लीजन को लोकल समझोगे और उस पर दवा लगा दोगे, तो वो अगर या तो अगर आप इंटरनली भी सेम मेडिसिन खिला रहे हो और आप लोकल भी वही सेम मेडिसिन लगा रहे हो, तो वो बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लोकली लगा रहे हो, खाने में कोई और दवा ले रहे हो, तो ये ऐसा करना क्लासिकल होम्योपैथी में नहीं माना जाता है। और हम जब हमेशा हम ये मानते हैं कि स्किन की डिजीज को भी ज्यादातर इंटरनल मेडिकेशन से ही ट्रीट किया जाए, क्योंकि स्किन पर आई जो तकलीफ है वो भी साइन एंड सिम्टम ही होती है बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिरेंजमेंट इन द बॉडी। अगर आप लोकल ट्रीट करोगे और उसको हटाओगे तो वाइटल सप्रेशन आ जाता है, और सप्रेशन आने से फ्यूचर में कहीं ना कहीं और कोई डिजीज पैदा हो सकती है। लेकिन हाँ, इंजरीज के केसेस में जहां पर चोट लग गई वहां पर हम जरूर लोकल एप्लीकेशन का यूज करते हैं, क्योंकि वो प्योरली लोकल डिजीज ही है, इसलिए वहां पर लोकल एप्लीकेशन का यूज, ड्रेसिंग्स किया जाता है, क्लेंसिंग किया जाता है, वहां पर लोकल एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं। और जो हम क्रीम्स लगाते हैं वो हीलिंग प्रोसेस करती है। हम क्रीम्स के अलावा ग्लिसरॉल्स, ऑइंटमेंट्स, लिनीमेंट्स जिसको हम लेप कहते हैं, ओपोडेल्डॉक्स, लोशंस, पॉलिटिसिस जिसको हम प्रलेप कहते हैं, या फोमेंटेशंस जिसमें हम सेकाई करते हैं, प्लास्टर, स्प्रे, इनमें भी हम अपनी दवाओं को देते हैं। होम्योपैथिक दवाएं इस तरह से भी देते हैं। कुछ ऑयल्स भी होते हैं जो दिए जा सकते हैं होम्योपैथी में मेडिसिनल के फॉर्म में। दो तरीके होते हैं, रबिंग या फ्रिक्शन। इसमें हम सिर्फ दवाई को हम लगाते हैं स्किन पर और उसको मलने के लिए बोलते हैं, जहां पर स्किन टूटी हुई नहीं है, जहां पर एपिडर्मिस इंटैक्ट है। जैसे कि पेट पर लगा दिया, थाइस पर लगा दिया, लेग्स पर लगाया, आर्म्स पे लगाया, जहां पर स्किन इंटैक्ट है, जहां पर कुछ कटा हुआ नहीं है, वहां पर हम लोशंस, ऑइंटमेंट्स या लिनीमेंट्स का यूज कर सकते हैं और फिर हम रब कर देते हैं। ये बात भी हैनेमन ने अफोरिज्म 292 के फुटनोट में बताई है। दूसरा तरीका होता है एन एपिडर्मिक मेथड, जहां पर हम रब नहीं करते, सिंपली हम दवा को स्किन के कांटेक्ट में रख देते हैं। इसमें कोई फ्रिक्शन या रबिंग नहीं की जाती, जैसे कि प्लास्टर्स, पॉल्टिसेस या ऑइंटमेंट्स इस तरह से लगाए जाते हैं। मैंने आपको पिक्चर्स में स्लाइड पे लगी हुई आपको दिख पा रहा होगा और अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। अलग अलग तरह के एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होम्योपैथी में यूज होते हैं। ग्लिसरॉल्स जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं ग्लिसरीन में, फिर ऑइंटमेंट्स होते हैं। ऑइंटमेंट्स तो बहुत कॉमन है, सब जानते ही हैं, बहुत कॉमनली यूज होते हैं कई तरह के ऑइंटमेंट्स। फिर लिनीमेंट्स भी एक तरह के ऑइंटमेंट्स के तरह ही होते हैं, ऑयली कंसिस्टेंसी के होते हैं। फिर एक होता है ओपोडेल्टॉक्स कहते हैं हम, ये भी सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट्स होते हैं। फिर लोशंस होते हैं होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन के लिए। फिर सीरेट्स होते हैं, पॉल्टिसेस होते हैं, पॉल्टिसेस होता है प्रलेप कहते हैं जिनको हम। फोमेंटेशन जिसको हम कहते हैं सेक करना, सिकाई करना, वो भी यूज किए जाते हैं। प्लास्टर्स भी यूज करते हैं कुछ केसेस में। फिर ऑयल्स आप सब जानते होंगे, बाउची ऑयल, मुलेन ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, आर्निका ऑयल, ये इस तरह के कई सारे ऑयल्स यूज किए जाते हैं होम्योपैथी में। इसके बारे में भी डॉक्टर हैनेमन ने लिखा हुआ है अफोरिज्म 284 6 एडिशन में। और हैनेमन ये भी कहते हैं कि बहुत पुरानी बीमारियों में, वेरी ओल्ड डिजीजेस में हम एक्सटर्नली मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए क्रॉनिक इलनेसेस हैं, वहां पर एक्सटर्नल मेडिकेशंस
अलॉन्ग विथ इंटरनल मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं और इनका बहुत अच्छा क्यूरेटिव इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर स्पाज्म आ गया या दर्द आ गया या स्किन इरप्शन आ गया, वहां पर नहीं लगाते। ही मस्ट अवॉइड द पार्ट्स सब्जेक्ट टू पेन, स्पाज्म और स्किन इरप्शन। उसके अलावा हम बीमारियों में, स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेस में, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। फिर ये बहुत यूनिक तरीका है चौथा, थ्रू द मिल्क ऑफ मदर और वेट नर्स। ये एक ही ऐसा, होम्योपैथी एक ही ऐसी साइंस है जहां पर ये तरीका यूज होता है और इसकी यहाँ पर बहुत स्कोप है। इसमें ये हम करते हैं कि जो अगर किसी छोटे बच्चे को दवाई देनी है, मान लीजिए कोई न्यू बॉर्न है जो कि अपनी मदर की फीडिंग लेता है, तो अगर वो बीमार है तो हम उस बच्चे को दवा ना देकर मदर को दवाई देते हैं, और जब मदर उसको फीड कराती है तो इस दवा का असर उस बच्चे में जाता है और फिर बच्चा सही हो जाता है। तो डायरेक्टली बच्चे को दवा ना दे करके हम मदर को दे सकते हैं, और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। होम्योपैथिक मेडिसिन गोल्डन पीरियड होता है प्रेगनेंसी, उस समय होम्योपैथिक दवाएं ज़रूर लेनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा प्रेगनेंसी में लेने से आने वाले बच्चे की भी कई सारी बीमारियां, उसकी टेंडेंसीज, बीमारियों की टेंडेंसीज खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और जब बच्चा हो जाता है तो ड्यूरिंग फीडिंग पीरियड, लैक्टेशन पीरियड भी हम होम्योपैथिक दवाएं दे सकते हैं, जिसमें मदर के मिल्क के थ्रू बच्चे में दवाई का असर जाता है और बच्चा सही हो जाता है। ये बात हैनेमन ने अफोरिज्म 284 फुट नोट 6 एडिशन में लिखी हुई है, जो मैंने ये रेड कलर में अफोरिज्म यहाँ पर कोट किया हुआ है। बाकी और भी तरीके हैं, जैसे आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स जैसे सिनेरेरिया या ईयर ड्रॉप्स जैसे मुलिन ऑयल भी हम होम्योपैथी में यूज करते हैं। अब फ्यू कंडीशंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हमेशा ज़्यादातर जो क्लासिकल होम्योपैथी में हम दवा हमेशा परफेक्टली सिमिलर होनी चाहिए, पोटेंटाइज दवा होनी चाहिए, पानी में डाल के देनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा असर करती है। जितना ज़्यादा पानी में डिजोल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा असर होगा। हर डोज बहुत छोटी होनी चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल, मिनिमम डोज होनी चाहिए। और हर डोज पिछली वाली डोज से थोड़ी हायर होनी चाहिए। हायर कैसे की जाती है? पोटेंटाइजेशन के मेथड से, सकशंस के मेथड से हम पोटेंटाइज करते हैं और पेशेंट को समझाते हैं कि किस तरह से स्ट्रोक्स लगा करके बॉटल को फिर आप अपनी हर डोज लीजिए। हर अगली डोज, स्ट्रोक्स लगाने की वजह से हर अगली डोज पिछली डोज से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और ये ज़्यादा अच्छा असर करती है, स्पेशली जब हम LM स्केल्स में, LM पोटेंसी में होम्योपैथिक दवाएं लेते हैं। फिर हमेशा हमको एक प्रॉपर इंटरवल पे दवाई लेनी चाहिए। ये नहीं कि हमने डॉक्टर को फॉलो नहीं करा और अपनी मर्जी से कैसे भी रिपीट कर दिया तो फिर वो बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं देता। सो डेफिनेट और सूटेबल इंटरवल पर ही हमें दवाएं लेनी चाहिए। कुछ जनरल प्रिकॉशंस होती हैं होम्योपैथिक दवाओं के साथ, जैसे हम बोलते हैं कि खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटा बाद, तो हम, और दवाई के भी आधा घंटा बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है और अवॉइड करना है। नथिंग शुड बी टेकन हाफ आवर एटलीस्ट बिफोर और आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। देन हमें एक साथ 2 दवाएं नहीं लेनी चाहिए। अगर हम ले भी रहे हैं तो उसमें हमको गैप देना चाहिए, 15 मिनट से आधे घंटे का। मैं तो एक घंटे का ही रेकमेंड करती हूँ। क्लासिकल प्रिस्क्राइबिंग में हम 2 दवाएं देते ही नहीं है साथ में, और सिंगल ले रहे हैं तो बस हम खाने से आधे घंटे का गैप समझा देते हैं। फिर इसके अलावा हमको स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें जैसे कॉफ़ी या पेपरमिंट उसी टाइम पर नहीं खानी चाहिए। दवाई हमने ली और उसके साथ खा ली तो दवा हमारी एंटीडोट हो जाती है। सो कुछ भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। और ऐसी कोई चीज़ खाने में नहीं खानी चाहिए जो हमारी दवाओं को एंटीडोट करे। मान लीजिए कैम्फर है, कॉफ़ी है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दवा के साथ, कुछ दवाओं के साथ हम प्रिकॉशन होते हैं तो वो हम पेशेंट्स को बताते हैं अकॉर्डिंगली कि किस दवा के साथ क्या नहीं खाना है। और पर्टिकुलर टाइमिंग भी होता है कुछ दवाओं का, वो भी बताते हैं कि कौन सी दवा सुबह खाना अच्छा है, कौन सी दवा शाम को, कौन सी रात को। कोई भी एडिक्शंस अवॉइड करनी चाहिए दवाओं के समय। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, कोई इमोशनल स्ट्रेस और स्ट्रेन भी अवॉइड करना चाहिए। सो टू कंक्लूड, बस मैं यही कहूँगी कि होम्योपैथिक दवाएं अच्छे से ली जा सकती हैं, इनका कोई एडवर्स साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये बहुत सारे डिफरेंट मोड्स हैं जिनसे हम दवाएं दे सकते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। और हर मेथड की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और ये सारे जो तरीके आज मैंने बताए वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ केस हम दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस। हमेशा दवाएं डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने आप से होम्योपैथिक दवाएं नहीं खाएं। ये बहुत ज़्यादा, जितना अच्छी हैं उतना ही ज़्यादा अगर रॉन्ग डोजेस में ली जाएं तो नुकसान भी उतना ही करती हैं। इसके साथ ही मैं एसबीएल और डॉक्टर मंजू, उनकी टीम को मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, जो मैं आपसे ये टॉपिक आज शेयर कर पाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू मैम फॉर दिस इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन एंड आई एम श्योर आज जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि हम होम्योपैथी मेडिसिन को किस तरीके से ले सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट तरीके होते हैं, राइट। सो इसके लिए हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो देखते हैं आज। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज एक्सप्लेन हियरिंग्स लॉ ऑफ क्योर एंड इट्स रोल in during repetition. What is the role of repetition in homeopathic drug administration? ओके, हेडिंग्स लॉ ऑफ क्योर, सबसे पहले तो आप रेफरेंस नोट करिए। ये क्रॉनिक डिजीज की जो किताब है उसके थ्योरेटिकल पार्ट में, उसे प्रीफेसेस में, क्रॉनिक डिजीज वॉल्यूम 1 प्रीफेस में इसका रेफरेंस है। डॉक्टर हेरिंग ने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हेरिंग्स लॉ क्या होता है। हेरिंग्स लॉ आपने सुना ही होगा, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, फ्रॉम अपवर्ड टू बिलो, ऐसे करके इसके 3 हाँ, पॉइंट्स होते हैं। मैं इसको एक ही लाइन में बोलूंगी, फ्रॉम मोर inward वाइटल टू process. लेस वाइटल ऑर्गन। हाँ, अगर बीमारी आपकी मोर वाइटल से लेस वाइटल में मूव कर रही है, मान लीजिए कोई आपको इंटरनल डिजीज है और अगर आपको स्किन के इरप्शंस आ गए, और वाइटल ऑर्गन तो आपकी इंटरनल थे, लेकिन स्किन हमारा लीस्ट वाइटल ऑर्गन कहा जाता है, हालांकि वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। तो अगर कोई इरप्शन स्किन पर आ गया तो एक अच्छा साइन होता है बीमारी बाहर फेंक रहा है। तो पेशेंट को एडवाइस कीजिए कभी भी उस इरप्शन पे कुछ लगाए नहीं, कभी भी उसको right. दबाए नहीं किसी भी तरीके से, वरना उसको तकलीफ दोबारा हो जाएगी वाइटलिटी पे, अंदर के वाइटल ऑर्गन में। तो आप रेफरेंस पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रॉनिक डिजीजेस के थ्योरेटिकल पार्ट में देखिए, प्रीफेस में। Next question is patient ka query. I am a 38 plus year experienced doctor and I want to say that in homeopathy it is better to treat with a one medicine. So why do others use different medicine? देखिए, होम्योपैथी में बहुत सारे तरीके होते हैं। क्लासिकल मेथड में हम एक ही दवा एक टाइम पर देते हैं, बट आजकल की जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं डिजीजेस की, तो कुछ डॉक्टर्स मल्टीपल मेडिसिन भी देते हैं, बट सभी का मोटिव आपको ठीक करना ही है। सो Right. दैट्स। Next is, as you said, that the law of homeopathy advises giving only one remedy at a time. Is it permissible to administer another remedy simultaneously via different route? देखिए, अगर आप एक दवाई खाने में ले रहे हैं और कोई दूसरी दवा लगाने में दे रहे हैं, ये तो Right. क्लासिकल होम्योपैथी परमिट नहीं करता। लेकिन अगर Right. आप जैसे मान लीजिए थूजा खा रहे हैं एक दवा और थूजा ही लगा रहे हैं, या रस्टॉक्स खा रहे हैं, रस्टॉक्स की ही क्रीम लगा रहे हैं, तो ऐसा करना सेफ होता है। पर Next डिफरेंट डिफरेंट question अगर is, आप दवा यूज करते हैं फिर वो मल्टीपल यूज होता है, वो फिर क्लासिकल में होम्योपैथी नहीं है। डेफिनेटली होम्योपैथी है, right, लेकिन क्लासिकल होम्योपैथी वो अलग होती है फिर। right. Next is, how does the route of administration affect the potency and action of homeopathy remedy? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? Yeah. How does the route of administration affect the potency and action of homeopathy remedy? नहीं, इसमें हम दवाई की हम कोई भी पोटेंसी अलग अलग रूट से दे सकते हैं। इसमें रूट और पोटेंसी का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। आप Right. अगर पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हम एक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और उसकी एक पर्टिकुलर पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं, और उसको हम अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से डिफरेंट जितने भी मैंने आपको रूट्स बताए हैं उसमें से जो उस पेशेंट के लिए जो एडवाइसेबल होगा, जो अच्छा As होगा, per उस situation. रूट से हम गाइड कर देते हैं कि आप इस तरह से Right. लीजिए दवा। I think the next question is very similar. Is there any therapeutic difference between oral and olfactory administration of homeopathic medicine? नहीं, ऑर्गेनॉन में तो यही लिखा है, हमारी किताब में तो यही लिखा होता है कि चाहे आप ओरली दे चाहे आप ऑल्फेक्शन में दे, दवा का असर उतना ही पावरफुल होता है। Right. Which method is best to apply or give a medicine सभी बेस्ट है, डिपेंड्स as ऑन per द the केस। situation?
यस, डिपेंड्स ऑन द केस, सभी बेस्ट How है। does Hahnemann organ of medicine guide the choice of route for drug administration? ये मैंने आपको जितने भी रूट्स बताए हैं ये सब ऑर्गेनॉन में ही बताए हैं, तो हैनेमन की किताब में सब डिटेल दिया ही हुआ है, बस मैंने उसी का Right. क्रक्स आपको आज प्रेजेंट किया है। अगर किसी पेशेंट को डिजीज होती है जैसे कि स्टोन और ओवरी सिस्ट होती है तो हमको काफी मेडिसिन देनी पड़ती है, तब मेडिसिन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? मीन्स देखिए, अ अगर गैप आप बिटवीन टू होम्योपैथी होम्योपैथिक मेडिसिन। एज इन अगर आप होम्योपैथी की डिफरेंट दवाएं दे रहे हैं, ऐसा पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। सो अच्छा, द क्वेश्चन इज कि अगर आप दो होम्योपैथी मेडिसिन देना चाह रहे हो किसी पेशेंट को, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दैट टू अच्छा, मेडिसिन? ठीक है। देखिए, अगर हम सिंगल, वैसे तो क्लासिकल वे में जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो हम लोग तो सिंगल देते हैं, और क्रॉनिक केसेस और इस तरह के जिस तरह के आप केसेस बता रहे हो उसमें हम एलएम पोटेंसी देते हैं। हम पूरी डिटेल केस टेकिंग करते हैं, सारी डिटेल लेते हैं और एक ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं जो हेड टू टो सारे सिम्टम्स को कवर करती है, टोटलिटी को कवर करती है। तो सिंगल मेडिसिन देते हैं तो दो दवाओं का मतलब नहीं रहता है, तो हम उनकी रेपिटेशन उसके हिसाब से पेशेंट को गाइड करते हैं। और क्रॉनिक केसेस हैं इस तरह के तो हम एलएम पोटेंसीज में देते हैं। बट हाँ, अगर आप कोई डॉक्टर अगर 2 या 3 दवाएं देते हैं तो गैप जनरली 1 घंटे का, आधे घंटे का तो रखा ही जाता है 2-3 दवाइयों में। या और मिनिमम, इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि जो आप मिनिमम गैप होम्योपैथी की जो दो मेडिसिन है उनमें करना चाहते हैं, तो मिनिमम इज 15 मिनट्स, उससे यस, कम नहीं रखें तो ज्यादा बेटर है। हाँ, हाँ एक्यूट केस में ऑब्वियस है कि वो गैप थोड़ा कम हो जाता है, बट इफ इफ दिस इज द केस ऑफ द क्रॉनिक केस, तो आप उसका मिनिमम 15 मिनट्स का गैप जरूर रखें। जी जी। उससे आगे कितना भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन chronic cases can permanently cure possible by only oral route? नॉट इन ऑल केसेस, बट यस मैनी केसेस रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट, हर केस अलग होता है एक्चुअली, हम इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीट करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द केस। किसी केस में या कभी मान लीजिए कोई एक्यूटनेस आ गई जहाँ ऑल्फेक्शन की जरूरत है तो ऑल्फेक्शन में देंगे, जब खाने में हम्म। दवा दे रहे हैं ओरली दे रहे हैं तो ओरली चलाएंगे, डिपेंड्स की सिम्टम, क्योंकि क्रॉनिक केसेस में सिम्टम्स जल्दी जल्दी बदलते हैं, कुछ टाइम के बाद बदल राइट। जाते हैं, दवाएं भी बदल जाती हैं, तो उसके हिसाब से सिचुएशन और सिम्टम्स के हिसाब से पेशेंट को पूरा हम फॉलो अप लेते हैं, डिटेल लेते हैं और फिर गाइड करते हैं कि क्या मेडिसिन लेनी है और किस तरह से लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ओके टू टेक द लिक्विड medicines directly as drops on tongue without mixing it in a water? Yes, it can be taken, but if you mix in water, it is better. Yeah. It has a better action. What if we selected remedy fails? You need to Pardon? take a proper means the person is asking कि हमने कोई मेडिसिन सेलेक्ट करी पेशेंट के लिए और वो काम नहीं की, then what? री केस टेकिंग करिए, दोबारा से केस एनालाइज कीजिए, शायद आपने पूरे सिम्टम ना लिए हों या पेशेंट के बताने में कुछ कमी रही हो या आपके पूछने में कमी रही हो, ये भी हो सकता है, या आपकी या मेडिसिन की नॉलेज अपनी आप चेक करिए, रेपर्टरी का यूज कर सकते हैं हाँ। साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंसीज कितनी देनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो पोटेंसीज, दिस क्वेश्चन इज रिलेवेंट। मीन्स पोटेंसीज, पोटेंसीज कितनी देनी चाहिए? आई थिंक दिस इज नॉट द प्रॉपर क्वेश्चन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस ओनली, कहाँ पे लो हाँ पोटेंसी देनी है, कहाँ हाई देनी है, कहाँ कौन हाँ। सी, द डॉक्टर ओनली डिसाइड्स फॉर दैट। ड्यूरिंग asthmatic situation, how can you administer medicine? We can administer in LM, we can administer in centesimal also, we can mix in water also. Again, it is individualistic, हर अस्थमा का पेशेंट अलग होता है, हर अस्थमा के पेशेंट के सिम्टम अलग होते हैं, कोई एक दवा नहीं है होम्योपैथी में जो सभी राइट। पेशेंट को ठीक कर देगी, ऐसा नहीं है। तो सिलेक्ट करके, और कौन सी दवाई, कई बार दवाई डीप एक्टिंग होती है, कई दवाइयाँ सुपरफिशियल होती हैं या कम लेस राइट। डीप एक्टिंग होती हैं, तो हम उसके हिसाब से गाइड करते हैं हर अलग अलग पेशेंट। हम्म। सो नाउ अब हम यहाँ पे अपना ये क्लोज करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर का। एंड मतलब अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका कि हम शायद रिप्लाई करेंगे और हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा, बट देयर आर जी, मल्टीपल क्वेश्चंस। एंड जो मैंने इस वेबिनार में अभी ऑब्जर्व किया, जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं दे आर मोर रिलेटेड टू दे कि क्लिनिकल, हमें ओरल लेना है या फिर हमें स्किन पे अप्लाई करके लेना है, किस तरीके से लेना है। तो वो ज्यादा क्वेश्चंस हैं एंड आई एम श्योर वो क्वेश्चन हमने बहुत बहुत सारे दे दिए हैं। एंड आज इस वेबिनार से ये जरूर लोगों को समझ में आया होगा कि हमें ऑल्फैक्टरी देना है या फिर लोकल एप्लीकेशन के थ्रू देना है या किस सिचुएशन में देना है, राइट?
So thank you ma'am for giving the answers for these questions. Now अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं जो हमारा है जो हमने स्टार्टिंग में वेबिनार में हमने बोला भी था कि जो हमारे क्रिएटिव्स रन किए थे कि हम 3 विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे जो कि हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिसका मैं नाम बोलूंगी वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमारा जो ये क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो चैट बॉक्स है उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर विद नेम लिख दीजिएगा प्लीज। सो फर्स्ट नेम इज प्रदीप सेन रॉय, सेकेंड इज स्वास्तिका गुप्ता, थर्ड इज प्रखर देवा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एंड आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्पेशल थैंक यू फॉर यू मैम कि आपने अपना टाइम निकाला और यहाँ पर इतना टाइम दिया, और आई एम श्योर द वेबिनार वाज वेरी फैंटास्टिक एंड इंफॉर्मेटिव। Thank you थैंक so यू much, सो Dr. मच। Manju. Thank you so much to the team of थैंक SPL. Thank you so much. या ओके, थैंक यू।